हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से, और चैप्टर जो हमारा चल रहा है बेटा विपणन प्रबंध। और इसके अंदर जो हमने पहले वीडियो में जो हमने कवर किया, उसके बाद जो अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, देखा जाए तो बेटा टॉपिक बहुत ज़्यादा है और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सिर्फ वही मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि बाकी सारा पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा इसमें, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बनती चली जाएगी। और अगर इसके बाद भी अगर इसका एक पार्ट लेकर आता हूँ तो अल्टीमेटली आपकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाएगा जो कि किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएगी। ठीक, लेकिन मैं आपको अपनी साइड से जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स, इसका मीनिंग समझो बस, वही काफ़ी है। ठीक है, तो बेटा लिखा हुआ है निर्माताओं द्वारा बाजार में, निर्माताओं का मतलब जो मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या बेटा, जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको क्या बोला है, निर्माताओं। निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियाँ, तो भाई कोई ना कोई पॉलिसीज़ तो वो बनाएंगे। अगर उनको बाज़ार में अगर सफलता प्राप्त करनी है, उसको विपणन मिश्रण का नाम दिया गया है, या विपणन मिश्रण का निर्माण करती हैं। फिर से पढ़ते हैं एक बार में। निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण का निर्माण करती हैं। तो बेटा मार्केटिंग मिक्स विपणन मिश्रण क्या है? ये एक ऐसी नीतियों का समूह है जो निर्माता बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेटा ये वाला जो टॉपिक है उत्पाद का, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बेटा उत्पाद होता क्या है। उत्पाद को आप ये मत सोचना कोई फिजिकल कोई चीज़ हो जिसको आप टच कर सको, नहीं। उत्पाद अब वो हर एक वो चीज़ हो गई है जो किसी क्रेता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करे किसी भी तरीके से। अब इसमें हम सेवाओं को भी ले लेते हैं, क्लियर। और लेकिन सेवाओं के साथ साथ अब हमने किसी भी उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए उसकी जो भी आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने के लिए अगर कोई विचार, अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी अगर काम आती है तो वो भी हमारे लिए यहाँ पे उत्पाद का काम करेगी। तो उत्पाद बेटा क्या हो गया, अब एक भौतिक चीज़ नहीं है ये, अब आपकी सर्विसेज, सेवाएं, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन को भी हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि हर वह चीज़ जो क्रेता के लिए महत्वपूर्ण है वो उत्पाद है। ठीक है, अब जैसे मैंने डेफिनेशन बोली वैसे ही आपका इसकी प्रकृति आ जाती है कि इसकी प्रकृति क्या है। तो जैसे डेफिनेशन वैसे उसकी प्रकृति में काउंट होगा। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ डेफिनेशन एक बतानी थी उत्पाद होता क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सेम ये भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ भाई, विपणन मिश्रण के जो 4 तत्व है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस। तो अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, फिर हम बात करेंगे प्रमोशन की, और फिर हम बात करेंगे प्राइस, और फिर एंड में प्लेस की। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका जो 4P है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे विपणन मिश्रण की, तो बेटा इसके अंदर आपको 4 पॉइंट पढ़ने बहुत जरूरी है, इसी में से ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। तो पहला पॉइंट है बेटा प्रोडक्ट। तो उत्पाद के बारे में मैंने आपको बताया उत्पाद होता क्या है, लेकिन सिर्फ उत्पाद का मीनिंग पता करना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पे लिखा है बेटा प्रोडक्ट मिक्स, उत्पाद मिश्रण। तो बेटा उत्पाद बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, या भी कह लो कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्रोडक्ट को मिलकर बनाते हैं। अब जैसे अब प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट के अंदर बेटा उसकी ब्रांडिंग भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट के ऊपर बेटा, प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या है बेटा, ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, लेबलिंग बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने इसी को आगे पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, तो प्रोडक्ट को देख के अगर हम बात करें तो खाली प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक ऐसा सामान है आपने उसको हाथों में देखा है कि हाँ भाई जैसे ये है, तो ये पेन है मान के चलो, ठीक है, ये राइटोमीटर का है ये पेन,
तो ये नहीं कि सिर्फ ये उत्पाद है तो यही काफ़ी हो जाएगा, नहीं बेटा, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे ब्रांडिंग जुड़ी हुई है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। उत्पाद मिश्रण का अभिप्राय उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के योग से है। ठीक है, यह निर्णय मुख्यतः नामकरण मतलब ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, रंग, डिजाइन, किस्म, आकार, विक्रय के बाद की सेवाएं, वस्तु के भार आदि के संबंध में होता है। यह निर्णय ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नामकरण, पैकेजिंग और लेबलिंग की विशेष व्याख्या नीचे दी गई है। तो बेटा ब्रांड के ऊपर बेटा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को नाम दे देना ब्रांडिंग कहलाता है। अब या फिर कह लो कि उसको एक खास पहचान देना, उसको उसकी ब्रांडिंग कहलाता है। तो लिखा हुआ है इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उत्पाद की विशेष पहचान स्थापित की जाती है। जैसे एयर इंडिया ब्रांड हो गया बेटा, ब्रांड नेम एयर इंडिया। यहाँ पे फिर देखो बेटा ब्रांड का बेटा मार्क हो गया एयर इंडिया, देख ठीक है। अब एयर इंडिया को ही देखो कितने 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसको ब्रांड बोल दिया, इसको बोल दिया ब्रांड का नेम और इसको बोल दिया ब्रांड का मार्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक बार रीड कर लेना काफ़ी है। हाँ, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एक अच्छे ब्रांड नाम के गुण क्या हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको देखना होगा, ये आपको याद भी करना होगा। तो पहला पॉइंट देखो यार, आप भी अगर सोचो कि एक अच्छा ब्रांड क्या होता है। एक अच्छा ब्रांड वो होता है जो इजी हो आपको बोलने में, इजी हो आपको याद कर रखने में। ठीक वैसे ही उसके आसपास इन्होंने पॉइंट बोले हुए, जैसे साधारण एवं सूक्ष्म मतलब छोटा होना चाहिए और बहुत सिंपल होना चाहिए, मतलब बोलने में भी इजी हो। सरल उच्चारण हो, मतलब जो मैंने ऊपर बोला वही नीचे, ठीक है, जैसे टाटा, बाटा, 50-50, टूटी फ्रूटी। ठीक है, सजेस्टिव हो, सुझावात्मक हो, सॉरी गलत बोला मैंने, सुझावात्मक हो। ब्रांड नाम ऐसा होना चाहिए जो उत्पाद के गुण बताए, जैसे हाजमोला। हाजमोला का संकेत हाजमा से है, साफ सीधी सी बात है बेटा। भिन्न है, भिन्न क्या, ब्रांड नाम ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग नजर आए, जैसे टाइड, सिंथॉल, पर्क, निराला। ठीक है, मतलब ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जैसे टेडिडास, बेडिडास, है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी और से रिलेटेड हो। ठीक, अच्छा, नामकरण के कार्य को इसको हटा देते हैं, लेबलिंग के ऊपर आ जाते हैं। उत्पाद की बात कर रहे हैं बेटा, तो उत्पाद में अभी हमने ब्रांड के बारे में सुना, अब हम करते हैं लेबलिंग की बात। तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर जैसे ये ऐसे चिपका होता है ना कुछ, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कागज़ को लेबलिंग। ठीक है, उसके ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है अल्टीमेटली। ठीक है, इसका अभिप्राय लेबल तैयार करने की प्रक्रिया से है। लेबल वस्तु या उसके पैकेज के साथ लगी एक ऐसी चिट होती है जो वस्तु तथा उसके उत्पादक के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेबल कहते हैं। अगर आप मैगी का पैकेट देखोगे तो उसके ऊपर ही, उस पन्नी के ऊपर, उस पैकेट के ऊपर ही सारी इन्फॉर्मेशन है, तो अल्टीमेटली बेटा वही उसकी क्या कहलाती है, उसका लेबल कहलाता है। वही उसकी पैकेजिंग है, वही उसका लेबल है। अच्छा, अब बात आती है लेबल के प्रकार। नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट। लेबल अनिवार्य है, हाँ भाई बिल्कुल है। इसके कार्य बेटा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इसके कार्य क्या है बेटा, क्योंकि लेबल के प्रकार इंपॉर्टेंट नहीं थे तो मैंने रीड नहीं करवाया। मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से बेटा वीडियो में। आप के पास अगर बुक नहीं है तो बेटा आप पढ़ सकते हो, यहाँ से वीडियो से पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके बेटा आप पढ़ सकते हो ये है क्या चीज़। बट इंपॉर्टेंट नहीं था, दैट्स वाई मैंने आपको नहीं बताया इसके बारे में। ठीक है, अब ध्यान रखो बेटा, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या लेबल अनिवार्य है, तो हाँ भाई बिल्कुल कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भैया आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, उसको किसने मैन्युफैक्चर किया वो आपको बताना होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेड कलर में बेटा कुछ वर्ड लिखे, जैसे वैधानिक चेतावनी आपको देनी होती है। जैसे अगर आप अपने बालों को कलर कराते हो तो वहाँ पे चेतावनी लिखी होती थी पहले, अब पता नहीं अभी लिखी है कि नहीं लिखी। पहले लिखी होती थी कि अगर ये बाई चांस केमिकल आपकी आंखों में गया तो आप अंधे भी हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चेतावनी लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए अगर हानिकारक है, आप उसको एक्सटर्नल यूज़ करना है या आप उसको खा भी सकते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे देनी बहुत ज़रूरी होती है। इस वजह से लेबल का काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
तो जैसे अगर हम कार्य की बात करें तो बेटा देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कानून सम्मत जानकारी देना। तो कानून से रिलेटेड कोई भी अगर जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होना चाहिए कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक, ये सारी चीज़ें बेटा बहुत ज़रूरी है। जैसे उत्पाद का विवरण देता है या विषय वस्तु के बारे में बताता है कि भाई उत्पाद किस चीज़ का है। ठीक, ब्रांड की पहचान करा देता है भाई। लेबल जैसे मैगी येलो कलर में अगर ग्रीन कलर में आने लग जाए तो आपको उसको पहचानने में दिक्कत होगी। तो येलो है तो ऑब्वियसली बात है आप दूर से पहचान लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा उत्पाद में हमने ब्रांड देखा, लेबल देखा, अब लास्ट में जो हमारे सामने है वो है बेटा पैकेजिंग। तो मैगी के कंसर्न में तो बेटा वही पैकिंग है, वही लेबल है, वही ब्रांड है, सब कुछ वही सब कुछ है, वो सारी चीज़ें हैं। पैकेजिंग में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिस कंटेनर में उत्पाद को रखा जाता है उसे पैकेज कहते हैं। पैकेजिंग का अभिप्राय उन क्रियाओं के समूह से है जो उत्पाद को रखने वाले पात्र कंटेनर का डिजाइन बनाने व उनके उत्पादन से संबंधित है। तो पैकेजिंग का मतलब आपको पता चल गया जिसके अंदर उत्पाद को रखना है। तो जैसे मैगी का जो पैकेट है उसके अंदर वो जो पन्नी उसके अंदर मैगी डाली जाती है, जो पन्नी है बेटा वो पन्नी क्या होगी बेटा, पैकेजिंग हो गई। कोलगेट को देखो, किसी भी टूथपेस्ट को देखो बेटा, तो एक तो जिसके अंदर मेन जो मटेरियल होता है एक तो वो ट्यूब, ठीक है, वो भी एक पैकेजिंग का ही एक पार्ट है। दूसरा वो जिस डब्बे में आता है वो भी एक पैकेजिंग का पार्ट है। और वो डब्बा बड़े डब्बे में आता है तो वो बड़ा डब्बा भी पैकेजिंग का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, अब अगेन पैकेजिंग का काम क्या है भाई, वही उत्पाद की पहचान करने में हेल्प करता है, उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करता है, फिजिकल डैमेज नहीं होने देता और सुविधा होती है उसको लाने ले जाने में। अब जैसे अगर हेयर कलर के अगर हम एग्जांपल लेते हैं या चलो टूथपेस्ट का ही आप एग्जांपल ले लो, वो पैकिंग में है, वो ट्यूब में है, तो आप उसको घर पे ला सकते हो। अब वो खुला अगर मार्केट में बिके तो कैसा लगेगा, राइट, आप डब्बे में भरवा के लेकर आओगे जैसे घी लेकर आते हो ना डेयरी से। ठीक है, और प्रोडक्ट के प्रमोशन करने में भी हेल्प करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो कोलगेट का ही उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। तो एक तो ये जिसके अंदर उत्पाद है, फिर ये पूरा इसके अंदर जाएगा, देन उसके बाद फिर ये इस कार्टून में आता है। ठीक है, तो प्राइमरी पैकेजिंग ये होगी, सेकेंड ये होगी, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकेजिंग ये वाली होगी। ठीक है, इन सभी को क्या बोलते हैं बेटा, पैकेजिंग बोलते हैं। तो पैकेजिंग के बड़े स्तर होते हैं। तो प्राथमिक आपका हो गया, द्वितीय हो गया, परिवहन पैकेजिंग हो गया, और तीनों ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। प्राथमिक जिसमें उत्पाद होगा, दूसरा आपका जो उसको सेफ्टी देता है, और तीसरा जो ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट बेटा आएगा इसमें वो आएगा बेटा आपका मूल्य मिश्रण, प्राइस मिक्स। आप कोई भी उत्पाद होगा तो बच्चे उसका प्राइस भी आपको रखना है, राइट और नॉट। प्राइस रखना बहुत ज़रूरी है। प्राइस नहीं रखोगे तो भाई आप फ्री में काम तो करोगे नहीं और ना ही फ्री में उत्पाद बनाओगे। तो मूल्य मिश्रण का मतलब क्या है, मतलब ऐसे सभी निर्णय जो मूल्य को निर्धारित करते हैं या मूल्य से संबंधित हैं उनको क्या बोलेंगे बेटा, हम मूल्य मिश्रण कहेंगे, प्राइस मिक्स कहेंगे बेटा उन्हें। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, मूल्य मिश्रण का अर्थ उन सभी निर्णयों से है जो किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। ये लो ये काम हो गया यहीं पे कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित निर्णय आपको लेने होते हैं, जैसे वस्तु अथवा सेवा का मूल्य निर्धारण करना होता है, व्यापारिक नगद छूट मतलब डिस्काउंट कितना दोगे वो भी, उधार नीति कैसी है, उधार में बेचना है नहीं बेचना है वो सब, उधार की अवधि कितनी होगी बेटा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता करनी होगी। अब अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मूल्य को अनेक नामों से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना बेटा। ट्रांसपोर्ट का भी मूल्य होता है, एजुकेशन मूल्य भी होता है, अपार्टमेंट का भी मूल्य होता है बेटा, एजुकेटिव जॉब, लेबर आपका हो गया, फेयर, ट्यूशन फीस, रेंट, सैलरी, वेजेस, इन सभी को बेटा हम मूल्य के नाम से जानते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैंने यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, अब अगेन देखो भाई 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बट कभी कभी शायद ही आया होगा, इस वजह से यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। मूल्य निर्धारण से पूर्व ध्यान में रखे जाने वाले घटक, जब आप किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आईफोन जैसे लॉन्च हुआ, अब उस आईफोन का प्राइस क्या होगा, तो वो पता करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या थी, जब आपने उसको बनाया तो आपको कितनी लागत लगी, फिर डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट की, भाई डिमांड ज़्यादा है कम है, अगर कम है तो उस हिसाब से प्राइस कम ही रखोगे ताकि डिमांड ज़्यादा हो सके। अगर कोई कॉम्पिटिटिव फर्म है आपकी तो वो उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रख रही है या उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो किस प्राइस पे आपको अवेलेबल है। परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर जो आपका है, जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा उसकी परचेजिंग पावर क्या है, वो ज़्यादा अमीर है, गरीब है या मिडल है,
वो आपको देखना पड़ता है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, क्या अगर कोई गवर्नमेंट अगर बीच में अगर आ जाती है कि भाई ये प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो भी आपको प्राइस डिसाइड करना होगा उसके अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई बिजनेस का, अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है मार्केट में टिकना, तो भाई यहाँ पे प्राइस वो बहुत ही कम रखेगी या नॉर्मल रखेगी, और अगर उसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना जल्दी से जल्दी, तो वो प्राइस को हाई रखेगी बेटा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट रहने देते हैं क्योंकि 6 पॉइंट काफ़ी होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मतलब कि जहाँ पे आप उत्पाद का प्रचार करते हो, मतलब लोगों के सामने लेकर आते हो, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, लोगों को पता कैसे चलेगा, राइट। तो उसके लिए हम प्रमोशन करते हैं। तो बेटा वो सभी कार्य जो किसी भी उत्पाद का प्रमोशन में यूज़ हो, उसका हम क्या बोलेंगे बेटा, संवर्धन मिश्रण कहेंगे, ठीक है। इसमें बेटा क्या क्या आ जाता है, इसमें बेटा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। अब एडवर्टाइजमेंट भी आप अलग अलग तरीके से करोगे, समाचार पत्र में कर सकते हो, पत्रिकाओं में कर सकते हो, पोस्टर में कर सकते हो, रेडियो टेलीविजन सिनेमा घर में कर सकते हो, पर्सनल सेलिंग कर सकते हो बेटा घर घर जाके, ठीक है। वहाँ पे आप उनको बता सकते हो, सेल प्रमोशन कर सकते हो बेटा। सेल प्रमोशन का मतलब क्या हो गया, सेल प्रमोशन अलग अलग तरीके से, मतलब एक ऐसी टेक्निक जिससे आप सेल को इंक्रीज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं बेटा सेल प्रमोशन। जैसे आपने कोई चीज़ गिफ्ट उसमें साथ में फ्री देने लग गए आप, कि चलो भाई फ्री में दे देते हैं, या उसकी कीमत कम कर दिया आपने, या फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई आप इसकी पेमेंट आप किस्तों में भी कर सकते हो, या फ्री में आपने सैंपल बांटना शुरू कर दिया, ठीक है। या फिर आपने कहीं मार्केट एरिया में आपने उसकी प्रदर्शनी लगवा दी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सेल प्रमोशन। पब्लिसिटी बेटा, पब्लिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पब्लिसिटी का मतलब ये हो गया कि आपने अपने उत्पाद की जानकारी ग्राहकों को प्रदान कर रहे हो किसी भी तरीके से। तो वो कोई भी माध्यम हो सकता है, वो हो सकता है कि आप समाचार पत्र से मतलब न्यूज़पेपर से आप कह रहे हो, या मैगजीन के थ्रू आप उनके बीच में अपने उत्पाद के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोशन मिक्स। क्या जो पॉइंट है वो है बेटा पब्लिसिटी, ठीक है। तो पब्लिसिटी स्टंट ये भी होता है ना, आपने नाम सुना होगा बहुत बार, कई बार लोग जानबूझ के एक दूसरे को भला बुरा बोल देते हैं, या जानबूझ के कोई बड़े आदमी का नाम लेके अपने आप अपना चेहरा सामने लेके आना चाहता है कि लोग उनको जाने, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए। इसमें है लास्ट हमारा स्थान मिश्रण, प्लेस मिक्स। तो आप जब उत्पाद आपने बना लिया, आपने उसका क्या कहते हैं लेबलिंग कर ली, ब्रांडिंग कर ली, प्राइस भी कर लिया, प्रमोशन भी कर दिया। अब बात आती है उत्पाद को पहुंचाने की, भाई कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे, तो वो है बेटा आपका स्थान मिश्रण, ठीक है। जिसमें बेटा वितरण के माध्यम हो सकते हैं या भौतिक वितरण भी हो सकता है। इसमें ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बेटा आपका बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है ये, ठीक है। अब इसमें बेटा देखो, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे देखो 2 तरीके से आप वितरण करते हो, या तो आप वितरण माध्यम करोगे या तो आप भौतिक वितरण करोगे। तो वितरण माध्यम होता क्या है बेटा, वितरण माध्यम का अर्थ उस मार्ग से है जिससे होकर वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचेगी। इस मार्ग में अनेक व्यक्ति होंगे और जिन्हें हम मध्यस्थ बोलते हैं या एजेंट कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपका होलसेलर हो गया, एजेंट हो गया, आपका रिटेलर्स हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो वितरण माध्यम आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अगर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्में अपने उत्पादों के वितरण में मध्यस्थों का प्रयोग क्यों करती हैं। तो पहली चीज़ कि वितरण एक महंगा कार्य है भाई। अगर एक कन्याकुमारी में या क्या कहते हैं एकदम ऐसी जगह जो आपके एरिया से जहाँ पे उसका कस्टमर है, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर अगर फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे उत्पाद बन रहा है, और 1000 किलोमीटर दूर अगर कोई आपका कस्टमर बैठा हुआ है, तो वहाँ तक अगर आप अपने सामान को अगर भिजवाओगे बाय ट्रांसपोर्ट, तो बेटा वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, वितरण का माध्यम ले लेते हैं, कि हमने सामने वाले को दिया, सामने वाला अब उस अपने एक और इंसान को देगा, वो किसी और को देगा, फिर वो जाके देगा कस्टमर को। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी के पास। और ये सारा काम एक जो प्रोड्यूसर है, जो बना रहा है, जो उत्पादक है, वो ये काम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसको ये महंगा लगता है। वो डायरेक्ट अगर भेजेगा, डायरेक्ट अगर बेचेगा तो उसको महंगा पड़ता है। जैसे किसान अगर डायरेक्ट मंडी में जाके बेचेगा तो किसान को महंगा पड़ता है। इस वजह से किसान किसी और को बेच देता है, फिर वो मार्केट में लेकर आते हैं, सब्जी मंडी में लेकर आते हैं। प्रत्यक्ष विक्रय का संभव ना होना,
भाई अब डायरेक्ट सेलिंग करना पॉसिबल नहीं है, ये एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जैसे मैंने कहा था कि बहुत महंगा पड़ता है, सेम चीज़ है यहाँ पे कि आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो लिखा क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। कभी कभी मध्यस्थों के अभाव में बिक्री करना असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए आईटीसी का व्यवसाय इतने बड़े पैमाने पर है कि उसके लिए सीधे ही उपभोक्ताओं को माल बेचना असंभव है। तो कभी कभी आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आपके ज़्यादा हो गए, तो इस वजह से भी आप उसको बेच पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आपको उसके सारी की सारी जो यूनिट हैं उन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है। सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या क्वांटिटी किस लेवल पे डिमांड है उसकी, क्या कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटा अकेले एक फर्म को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा कि किस तरीके से उत्पाद वितरण होगा, तो बेटा देखो, एक होता है प्रत्यक्ष माध्यम, शून्य स्तरीय माध्यम जिसमें उत्पादक सीधा उपभोक्ता के पास जाएगा। फिर आता है बेटा इनडायरेक्ट मेथड, आपका इनडायरेक्ट चैनल, अप्रत्यक्ष माध्यम जिसमें एक स्तरीय, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय, तीन स्तर के होते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, उत्पादक सीधा फुटकर को बेचता है, फिर फुटकर उपभोक्ता के पास जाएगा। द्विस्तरीय में उत्पादक जाएगा थोक व्यापारी पे, थोक व्यापारी फुटकर, फिर फुटकर उपभोक्ता के पास। तीन स्तर में क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे एजेंट आ जाता है। तो उत्पादक बेटा देखो, उत्पादक सीधा एजेंट को देगा, एजेंट देगा थोक को, थोक देगा फुटकर को, फुटकर देगा बेटा उपभोक्ता को। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? तो ये सारे पॉइंट। अच्छा, इसके बाद इसमें बेटा एक पॉइंट है जो है कि वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या होते हैं। तो जब हम वितरण माध्यम का चयन करते हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वह है बेटा नाशवानता। इसका मतलब है कि अगर आपका प्रोडक्ट अगर जल्दी ख़राब हो जाता है तो ऐसे में आप बीच में ये सभी एजेंट, थोक व्यापारी इनको नहीं ला पाओगे। जैसे दूध का क्या सीन है कि सीधा क्या कहते हैं अपना गांव से लेके सीधा फैक्ट्री में गया, वहाँ से ठीक किया और सीधा दुकानों पे भेज दिया। ठीक है, आप वहाँ पे एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता, आप ये काम नहीं कर पाओगे वहाँ पे, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। कंपनी विशेषता इसको छोड़ते हैं, प्रतिसात्मक को भी छोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ छोड़ देते हैं। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बाकी का कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट रीड आउट करना है तो आप रीड कर सकते हो, दैट्स इट। बस इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें से, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, भौतिक वितरण। अब ये बेटा हमारा लास्ट पॉइंट है, देन उसके बाद फिर वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई। ये चैप्टर भी बेटा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नेक्स्ट टाइम आ जाएगी। ठीक, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया बेटा, इसमें लिखा है स्थान मिश्रण के पहले तत्व वितरण माध्यम के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि वस्तुएं किन किन मध्यस्थों से होकर, कि इसके दूसरे तत्व फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक वस्तुएं वास्तव में कैसे पहुंचेगी। तो बेटा इसमें आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, वेयर हाउस, ऑर्डर प्रोसेसिंग। इन सब के संबंध में आपको यहाँ पे डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह लो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचना होता है। इन्वेंट्रीज भैया आप कहाँ इकट्ठा करके रखोगे, वेयर हाउस और आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा निर्णय लेने होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर हम बात करें तो बेटा इसमें कॉस्ट आ जाती है, स्पीड, कितनी स्पीड से आपको भेजना है, कल भेजना है या अगर आप 2 दिन में भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो पैकेट वाले फूड होते हैं वो अगर आप 6 महीने तक वो चल जाते हैं, वो भी निर्भरता उसमें है। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी बार करनी है, पावर क्या लगेगी बेटा, सेफ्टी कितनी है। तो जैसे लिखा है शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए तेज गति वाले साधन का प्रयोग करना चाहिए। गैस और पेट्रोलियम के लिए पाइपलाइन उचित रहती है। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देखना होता है कि कौन से ट्रांसपोर्ट को आपको हेल्प लेनी है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। इन्वेंट्री की बात आ जाती है बेटा, इन्वेंट्री आप थोड़ा आगे पढ़ोगे कॉलेज में जाके तो आपको पता चलेगा इन्वेंट्री का सीन क्या है। तो लो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक बेटा, कितनी मात्रा में आपको कम से कम धन फंसा के रखना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे देखना होता है। स्टॉक की अत्यधिक मात्रा, मैक्सिमम आपको स्टॉक कितना रखना है, कितनी डिमांड हो सकती है। वेयर हाउस भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो वेयर हाउस है। जब आप रॉ मटेरियल के लिए भी आपको वेयर हाउस चाहिए होता है, प्लस जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है तब भी आपको वेयर हाउस चाहिए होता है। आपको उसको
रखना है, कहीं पे भंडार करके रखना है। आदेश प्रक्रिया बेटा, आदेश प्रक्रिया का मतलब क्या है, सेल्स पर्सन को जब आप आदेश देते हो ट्रांसमिशन कैसे होगा, एंट्री कैसे होगी बेटा, ग्राहक की क्रेडिट सिचुएशन कैसी है, स्टॉक की मात्रा को देखना, उसकी शेड्यूल तैयार करना, कैसे कैसे उत्पादन होगा, कितना कितना हमें इन्वेंट्री चाहिए होगा, कितना कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, एक ही बात है बेटा। आदेश अनुसार माल की पूर्ति करना, शिपमेंट बेटा, भुगतान किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें बेटा आ जाती है आपकी भौतिक वितरण में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी ये कंप्लीट करवाया। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया बेटा, वो लेबलिंग, ब्रांडिंग इन सब के अंदर है बेटा, एडवर्टाइजमेंट में है, ये सारी चीज़ें बेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन खैर इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इससे पहले वाला जो पॉइंट था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। जैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे बेटा लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी आप सभी की, जिसमें बेटा हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर देना बेटा वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके।